जय हिंद दोस्तों। हम पेपर वन इतिहास जिसकी यूनिट 2 जिसमें कुछ राजवंश दिए हुए हैं वो देख रहे हैं। ये हम सारांश की पीडीएफ से देख रहे हैं। हमने प्रमुख राजवंशों में ओलिकर वंश, परिव्राजक वंश, उच्चकल्प वंश, गर्दभिल्ल वंश, नाग वंश, कच्छपघात वंश तथा गुर्जर प्रतिहार वंश का पार्ट ए देख लिया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के पार्ट ए में हमने उसका परिचय देखा, उसकी स्थिति देखी तथा उसके कुछ राजा देखे तथा उसे ट्रिक के माध्यम से याद किया है। आज हम इसी क्रम में गुर्जर प्रतिहार वंश की सामाजिक स्थिति देखेंगे, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का पार्ट 2 होगा। इसमें वर्ण व्यवस्था का प्रचलन है। वर्ण व्यवस्था हम वैदिक काल से देखते आ रहे हैं। वर्ण व्यवस्था 4 भागों में विभाजित थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ भी वही स्थापना देखने को मिलती है। पहला है ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग का कार्य क्या था? अध्ययन, अध्यापन तथा पूजा पाठ करना। यह सबसे ऊंचा वर्ण था। अल वरुणी तथा अल मसूदी ने आदृत एवं पूज्य कहा है ब्राह्मण वर्ण को। दूसरा होता है क्षत्रिय वर्ण, जो कि राजा वर्ग का होते हैं। इनका कार्य प्रजापालन एवं साम्राज्य की रक्षा करना होता है। पेहवा अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है। मैंने ठाकुर शब्द तथा माता की शाल अभिलेख में प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है इनके लिए। वैश्य वर्ण, जिनका काम वाणिज्य एवं व्यापार एवं व्यवसाय था, तथा सबसे निचला वर्ग था शूद्र वर्ग, जिसे समाज में सेवा करने का था। पंच महायज्ञ हेतु यह स्वतंत्र थे। अब हम इसमें स्त्रियों की दशा देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। अरब आक्रमण के समय इनके समय में अरब आक्रमण हो रहे थे। हमने पहले पार्ट में देखा था। तो उस समय आवागमन की स्वतंत्रता कम थी, बाहर निकलने की पर्दा प्रथा नहीं थी। यह विवरण किसने दिया है? सुलेमान, जो कि अरब यात्री था। राजशेखर ने विदुषी महिलाओं का उल्लेख किया है। विदुषी महिलाएं वे महिलाएं होती है जिन्हें शास्त्रों का अध्ययन करने की या फिर पढ़ाई लिखने की, ज्ञान की सुविधा होती है, या फिर उन्हें ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार होता है। एक स्त्री समुदाय अस्त्र शस्त्र संचालन कर तथा युद्ध कला के माध्यम से जीविका का उपार्जन करती थी। यह हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? सागरताल प्रशस्ति से। अब हम इनके वस्त्र और आभूषण देख लेते हैं। ये कैसे वस्त्र धारण करते थे? मुख्यतः प्राय स्त्रियां साड़ी धारण करती थी तथा उनके द्वारा अंगवस्त्र, कुंच की पहनने की परंपरा थी। श्रृंगार साधन तथा आभूषण में कर्ण कुंडल मतलब कानों में कुंडल, हार, कटी मेखला मतलब कमरबंद बोलते हैं कटी मेखला को, भुजबंद, इत्र, सिंदूर आदि का प्रयोग करती थी। पुरुष लोग इसमें धोती पहनते थे तथा सिले हुए वस्त्र पहनते थे। सामान्य पुरुष पगड़ी तथा राजागण मुकुट धारण करते थे। शिक्षा केंद्र, ये शिक्षा कहाँ पे प्राप्त करते थे? शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में नालंदा, वल्लभी, धारा, उज्जैनी, काशी, उज्जैन एवं मथुरा था। राज्यसभा विद्वान कौन कौन थे? राज्यसभा में विद्वान खासकर एक राजशेखर तथा क्षेमेश्वर थे। हमने इनकी रचना देखी थी। विवाह 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। राजशेखर महिपाल के और महेंद्रपाल के दरबार में के कवि थे। अब गुर्जर प्रतिहार वंश की आर्थिक स्थिति देखते हैं। व्यापार वाणिज्य, घोड़ा जो व्यापारी थे उन्हें घोटक कहा जाता था। अब जैसे घोड़ा व्यापारी, घ से घोड़ा और घ से घोटक, तो याद करने में आसानी हो जाएगी। चल व्यापारी, सारथवा। अब हम चलते हैं तो अकेला व्यक्ति तो चलेगा नहीं, उसका साया साथ चलेगा या फिर कोई दोस्त साथ चलेगा। तो साथ साथ चलना और साथ साथ चलेंगे
तो व्यापारी चल बनेंगे तो चल व्यापारी को सार्थभाग कहते थे। काव्य मीमांसा जो कि राजशेखर में लेप्य कर्मिक तथा चित्रलेप्य कृत की जानकारी मिलती है। रत्न शिल्पी मणिका बंधक वैयक्तिक आभूषण व्यापारी होता था। स्वर्णकार सोने की चीजें खरीदते बेचते थे। श्रेणी संगठन, इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण का में भी उल्लेख मिलता है। जो श्रेणी का संगठन है, जो श्रेणी थी, अलग अलग श्रेणी रहती तो उनका संगठन बना के रखते हैं। इसका उल्लेख कहाँ ऐत्रेय ब्राह्मण में भी मिलता है, हमने देखा था। चतुर्भुज मंदिर अभिलेख तैलिक श्रेणी तथा मणिक श्रेणी में के नाम से उल्लेखित है। तैलिक श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें एक ही जो स्तंभ रहता है उसके ऊपर छत रखी रहती है या फिर गुंबदाकार आकृति रहती है, उसे हम तैलिक श्रेणी कहते हैं। मणिक श्रेणी में दो स्तंभ होते हैं, उनके बीच में जो रास्ता होता है उसे मणिक शैली कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। मुद्रा की पद्धति, क्रय विक्रय हेतु मुद्रा पद्धति का प्रचलन था। अगर कुछ भी चीजें खरीदते थे तो उसे हम मुद्रा के बदले में ही देते थे। जैसे हम कोई सी भी चीज खरीद रहे, कॉपी पुस्तक या फिर कुछ भी खरीद रहे हैं, उसके बदले में पैसे देना पड़ता था। मुद्रा का प्रकार क्या था? द्रम, विंशोपक, रूपक तथा पण तांबे का सिक्का था, रूपक चांदी का सिक्का था। द्रम जो था चांदी तथा तांबे दोनों के सिक्कों को मिलकर बनाया जाता था। एक विंशोपक भी एक मुद्रा का प्रकार है। मापतोल की पद्धति यह प्रचलित थी, मुद्रा की मापतोल में ही निर्धारित की गई थी। अंतर्राज्यीय व्यापार था, मतलब राज्य के अंतर्गत व्यापार करते थे। ग्वालियर अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। नागभट्ट नामक व्यापारी आनंदपुर प्रवेशित होने का उल्लेख मिलता है। कृषि एवं पशुपालन, वेश्यों के साथ साथ ब्राह्मण एवं क्षत्रिय लोग भी कृषि करते थे, ये जानकारी हमें मिलती है। अगली हम देख रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की धार्मिक स्थिति। मूलतः धर्मनिरपेक्ष राज्य था, अर्थात धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होते हैं जिसमें किसी एक धर्म को बढ़ावा न देते हुए सभी धर्मों को समान माना जाता है, तो उसे हम धर्मनिरपेक्ष समाज या राज्य कहते हैं। उदाहरण, गुर्जर प्रतिहार राजा देवशक्ति भागवत धर्म के अनुयायी थे एवं उनके पुत्र वत्सराज शैव धर्म के अनुयायी थे। भागवत, शैव, शाक्त, जैन सभी बौद्धिक धर्म संप्रदाय अस्तित्व में थे गुर्जर प्रतिहार के समय। सर्वधर्म समभाव की भावना विद्यमान थी, वही अभी हमने देखा, सभी धर्मों को समान भाव से देखते थे। भागवत धर्म अत्यंत लोकप्रिय था। इस काल में अनेक मंदिर तथा मूर्तियों का निर्माण हुआ। शिव धर्म की बात करें तो शिव धर्म की लोकप्रियता भी बहुत अधिक थी। वत्सराज और महेंद्रपाल द्वितीय को शिव का उपासक कहा जाता है। अगला है हमारा शाक्त धर्म। शाक्त धर्म इस काल में महत्वपूर्ण धर्म था। नागभट्ट भगवती का भक्त था। इस काल में चामुंडा मंदिर का निर्माण हुआ है। जैन धर्म जो बौद्ध धर्म था उसकी अपेक्षा अधिक लोकव्यापी था, परंतु किसी शासक का जैन धर्मावलंबी होने का साक्ष्य नहीं मिला है। अगला बौद्ध धर्म पतन की ओर उन्मुख था, परंतु पूर्ण रूप से समापन नहीं हुआ था। बौद्ध धर्म का इस समय पतन हो रहा था, लेकिन पूर्ण रूप से पतन नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश के बहौर पठारी विदिशा जिले में ग्यारसपुर, इंदौर, थुबोन आदि में मंदिरों के अवशेष तथा मूर्तियां प्राप्त हुई है। अभी हम इसकी प्रशासनिक स्थिति की बात करें। गुर्जर प्रतिहार कालीन प्रशासनिक स्थिति। इस काल में राजनीतिक उपलब्धियां चरम उत्कर्ष पर थी। उनका साम्राज्य पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था। इनका प्रशासनिक विवरण निम्नानुसार है। मुख्यतः यह ग्वालियर से गुजरात तक थे, लेकिन
प्रशासन के आधार पर यह बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक भी इनका शासन फैला हुआ था। सबसे ऊपर राज्य रहते थे जिसका शासक राजा होता था। अगले आते हैं भुक्ति, फिर उससे नीचे मंडल रहते थे। मंडल नगर, शहर तथा गांव में विभाजित थे। राज्य जो राजा होता था वो राज्य का सर्वोच्च पद आसीन होते थे। इनकी उपाधि परमेश्वर या परम भट्टारक या महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे। देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मान्य था, मतलब देवता से इनकी उत्पत्ति हुई है, यह सिद्धांत इसमें मान्य था। दूसरा है भुक्ति। भुक्ति प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी। नियंत्रण केंद्रीय शासन द्वारा होता था। प्रमुख भुक्ति में कान्नीकुब्ज और श्रावस्ती प्रमुख भुक्ति थी। अगला है मंडल। मंडल जो है आधुनिक काल में जो जिले हैं उनके समान मंडल होते थे। जो वर्तमान में जिन्हें हम जिले कहते हैं उस समय के मंडल कहलाते थे। भुक्ति से छोटी इकाई होती थी किंतु विषय से बड़ी प्रशासनिक इकाई होती थी। प्रमुख मंडल में कौन कौन से? कालंजर, वरहा, अभिलेख, सौराष्ट्र में ऊना। अगला है विषय। विषय एक छोटा भूभाग होता था जिसका उल्लेख हमें प्रतिहार अभिलेख में मिलता है। इसे हम विकास खंड कह सकते हैं वर्तमान के। मंडल के अंतर्गत विषय नामक प्रशासनिक इकाई आती थी। विषय के अंतर्गत अनेक गांव आते थे। उदाहरण विनयिक विषय। अगला है पथक। पथक जो होती थी जिसे हम परगना, इसका अर्थ होता है या परगना बोलते थे। परगना वर्तमान तहसील के समान है। उदाहरण काशीपुर पृथक। भूमि गुर्जरों की भूमि या देश प्रशासनिक संरचना की भौगोलिक इकाई थी। अगर हम प्रशासनिक पद की बात करें तो सबसे ऊपर था सामंत। सामंत की सबसे ऊपर नहीं, मतलब एक राजा के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती थी। इसे महासामंतपति या महाप्रतिहार कहते थे। विशेष यह आनुवंशिक परंपरा थी, अर्थात पिता के स्थान पर पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा। इसे हम आनुवंशिक परंपरा कहते हैं। पिता के स्थान पर पुत्र ही बैठेगा, कोई और अन्य व्यक्ति नहीं बैठ सकता। या फिर पुत्र नहीं है तो भाई या फिर भाई का लड़का, मतलब उसी वंश या उसी घर से कोई ना कोई बैठेगा। अगला है कार्य अपने राजा को सैन्य सहायता प्रदान करना। यह हम सारांश की पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, ज्यादा समय है नहीं इसलिए हम इसे रिवीजन के तौर पर जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। सामंत से ऊंचा पद था कौन? प्रांतपति का। नियुक्ति राजा के द्वारा ही होती थी। उदाहरण माधव। इसके जानकारी भी हमें प्रतापगढ़ अभिलेख से मिलती है। अभिलेख हमने देख लेते कौन से अभिलेख कहाँ थे। प्रशासनिक व्यवस्था में निम्न अधिकारी होते थे। कोटपाल जिसे हम दुर्ग का संरक्षक कहते हैं। तंत्रपाल जिसे हम सामंती राज्यों का राजा का प्रतिनिधि था। दंडपाशिक पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी था। दंड देने का काम वर्तमान में कौन करती है? तो पुलिस। तो पुलिस का अधिकारी कौन होगा? दंडपाशिक। मर्यादा धुरी सीमाओं की रक्षा करने वाले जो हमारे सैनिक होते हैं उनके अंदर पूरी तरह से मर्यादा होती है और धैर्य होता है। तो मर्यादा धुरी कौन? सीमाओं की रक्षा करने वाले। दंड नायक, देखो वहां पे दंड पाशिका था तो पुलिस अधिकारी था, लेकिन जो दंड नायक है, दंड देने की शक्ति है, मतलब दंड देने वाला कौन है? या तो सेना दे सकती है, न्याय विभाग देगा। की निगरानी है तो एक नियुक्त अधिकारी था। दूत का, मतलब जो दूत का काम कर देते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाने वाला, तो उसे हम दूत का कहेंगे। अगला है भंगी का। दान एवं अनुदान के आदेश लिखता था। भूनाथ राजा के व्यक्तिगत मामलों का प्रभारी था। व्यवहारीन विधि का अधिकारी था। बलाधिकृत
सेना का प्रमुख जिसमें सबसे अधिक बल होता था, वो सेना का प्रमुख ग्रामपति ग्राम प्रशासन के मामलों में प्रशासन परामर्श देता था, और जो परिषद थी वो शहरी का प्रशासन देखती थी, शहर का प्रशासन देखती थी। अगर अगला हम देख रहे हैं गुर्जर प्रत्यारकालीन स्थापत्य कला, जिसमें हम मंदिर वास्तुकला देखेंगे। जैसे ग्वालियर अपने उत्तरी क्षेत्र में आता है भारत के, या मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में आता है। अधिकतर हम देखेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इसका शासन जो था ग्वालियर से ये अपना मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर गुजरात तक था। तो जो उत्तर भारत कहा जाता था, इसको उत्तर भारत में मुख्यतः नागर शैली प्रचलित थी, लेकिन कुछ मंदिर है जैसे तेली का मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली में हमें देखने को मिलता है। तो मंदिर वास्तुकला की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संक्रमण काल से प्रभावित था। मंडपी का वास्तुकला का स्वरूप विकसित हुआ जो गुप्त काल की विशेषता लिए हुए था। सांस्कृतिक राजधानी के रूप में हम ग्वालियर का महत्वपूर्ण स्थापन देखते हैं। नागर शैली हमने देख ली थी, उत्तर भारत में नागर शैली का प्रचलित था। शिखर युक्त मंदिर होते थे। 4 प्रमुख विधाओं का विकास हुआ था। वामन लतिन शिखर युक्त, ताराकृत भू योजना, शाल शिखर और फांसना विधि युक्त। इन मंदिरों में कुछ विशेषता थी, जैसे वास्तु योजना। प्रमुख 4 अंग थे: मंडप, कपिली, अंतराल, गर्भगृह। मंडप जो होते थे, जैसे हम मंदिर में घुसे तो सबसे पहले मंदिर में जाएंगे तो सबसे पहले मंडप आते थे। मंडप के बाद आती थी कपिली, कपिली के बाद में अंतराल, अंतराल के बाद में गर्भगृह। गर्भगृह और मंडप के बीच जो जोड़ने का काम करते थे वो कपिली और अंतराल थे। शिखर त्रिरथ होते थे, पंचरथ योजना द्वारा निर्मित रहते थे। भू योजना मंदिरों में निरंतर बताया गया है। प्रवेश द्वार त्रिशाख, मतलब जो दरवाजे थे उनपे 3 शाखाओं की आकृति बनी रहती थी, 5 शाखाओं की और कहीं कहीं पर 7 शाखाओं की भी। गर्भगृह, इनकी भी योजना एक गर्भगृह तथा चारों कोनों में एक स्तंभ लगाया जाता था। उदाहरण नरेश्वर एवं बटेश्वर मंदिर। मुख्य मंदिर देख लेते हम। तेली का मंदिर जो कि ग्वालियर किले में स्थित है, मिहिर भोज द्वारा निर्माण किया गया था। मातृकाओं को समर्पित है। द्रविड़ शैली का मंदिर है, एकमात्र उत्तर भारत का नहीं, उत्तर भारत का। अगर हम दक्षिण में देखें तो दक्षिण में द्रविड़ शैली ही प्रचलित थी दक्षिण भारत में, लेकिन उत्तर भारत में हम देखेंगे तो उत्तर भारत जो मध्य प्रदेश है हमारा उत्तर भारत में आता है। तो ग्वालियर में स्थित है, तो उत्तर भारत में नागर शैली प्रचलित थी। लेकिन जो तेली का मंदिर है एकमात्र ऐसा मंदिर था जो कि द्रविड़ शैली का मंदिर है। ये शैली भी हम देखेंगे। पूर्वाभिमुख मंदिर है, मतलब इसके जो देवता है उसका उनका मुख कहाँ है, पूर्व की ओर बना हुआ है। इसका मतलब जो द्वार है, द्वार का मुख पूर्व की तरफ है। प्रवेश द्वार पंचशाखीय म्यूजिकल हारमोनी वास्तुकला पर आधारित है। अमरोल का महादेव मंदिर, यह भी ग्वालियर में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। अमरोल का महादेव मंदिर जो कि ग्वालियर में स्थित है तथा भगवान शिव को समर्पित है। प्रवेश द्वार 3 शाखा से युक्त है। मिथुन तथा नायिकाओं का अंकन इसमें मिलता है। अगला हमारा महुआ मंदिर। महुआ मंदिर जो कि शिवपुरी में स्थित है। शिव भगवान को मान लेते हम,
याद करने के लिए हमेशा ट्रिक बना रहे हैं। शिव भगवान धतूरा मतलब नशे में रहते हैं, तो नशा महुए से शराब बनती है, शराब से नशा होता है। तो शिवपुरी, महुआ, शिव मंदिर, कपिली की उपस्थिति, गर्भगृह और मंडप को जोड़ने वाली जो वस्तु अंग होते थे उसे हम कपिली कहते थे, हम देख चुके हैं ऊपर। बाह्य दीवारों पर प्रतिमाएं बनी हुई है। अगला है चतुर्भुज मंदिर, यह भी ग्वालियर में स्थित है। मिहिर भोज के कोट्टपाल अल्ल द्वारा बनाया गया। अभी हमने कोट्टपाल देखा है, तो आप हम मुझे कमेंट में बताइए कि कोट्टपाल का कार्य क्या होता है। भगवान विष्णु को समर्पित है। पूर्वाभिमुख मंदिर योजना है। कपिली की उपस्थिति, गर्भगृह निराधार है। शिखर पंचरथी योजना पर आधारित है। पत्थर की सबसे पहले ज्ञात शून्य उत्कीर्ण के साक्ष्य मिले हैं। अगला है हमारा नरेश्वर बटेश्वर मंदिर, जो कि मुरैना में स्थित है। प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, नागर तथा द्रविड़ शैली, ये दोनों शैलियों में है। नागर भी द्रविड़ भी, लेकिन जो तेली का मंदिर है सिर्फ द्रविड़ शैली में है, इसलिए उसे उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर बोलते हैं। शिव विष्णु शक्ति को समर्पित है। मध्य भारत का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। के मोहम्मद के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था, मतलब ये टूट गया था तो इसका पुनर्निर्माण किया गया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के कारण में क्या हो सकता है? महिपाल के बाद शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी शासक नहीं आए। दक्षिण की शक्तिशाली राष्ट्रकूट शासक निरंतर उत्तरी अभियान पर रहे। जो इनके दक्षिण क्षेत्र के राष्ट्रकूट शासक थे, वो हमेशा उत्तर भारत के अभियान पे लगे रहते। जैसे हमने देखा था इंद्रद्रति हो गया, महमूद गजनबी का कन्नौज पर आक्रमण हो गया था। किसके समय हुआ था? जो कमजोर राजा था जिनने मोहम्मद गजनबी से बिना लड़े हार मान ली थी, उस राजा का नाम बताइए जिसे चंदेल राजा विद्याधर ने मृत्यु के घाट उतार दिया था। सामंत चंदेल, परमार और कलचुरी इनके सामंत थे। अलग अलग राज्य की स्थापना हुई। अब परीक्षा के लिए कुछ उपयोगी तथ्य वो भी देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट। वंश की राजधानी कन्नौज। शासन क्षेत्र मुख्यतः गुजरात से ग्वालियर या फिर ग्वालियर से गुजरात बोल सकते हैं। किस शासक ने उज्जैनी को राजधानी बनाया था? वत्सराज ने। महिपाल को बरुआ किसने कहा था? अलमशुद्दीन ने। तेली का मंदिर मिहिर भोज प्रथम ने बनवाया था। भीनमल किसने कहा इनको? या पीलीमिलो किसने कहा? हेनसांग ने कहा था। राजधानी बताई थी। अंतिम शासक यशपाल था। नागभट्ट फर्स्ट किस राष्ट्रकूट शासक को पराजित किया था? दंतीदुर्ग को। वत्सराज त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल को हराया था वत्सराज ने। मूल निवास स्थान उज्जैन या जोधपुर माना है, हमने देखा था। गोविंद रत्ती नागभट्ट सेकंड को किस राष्ट्रकूट शासक ने हराया था? गोविंद रत्ती थे। नागभट्ट सेकंड को किस जैन धर्माचार्य ने दीक्षांत कराया था? बपभट्टी ने। मिहिर भोज फर्स्ट की उपाधि या मिहिर प्रभास या आदि बरहा? मिहिर भोज किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष को किसने पराजित किया था? मेघवर्ष ने। नरेश्वर एवं बटेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? शिव, विष्णु एवं शक्ति को। अमरोल का महादेव मंदिर भगवान शिव को। पुलिस की भांति दंडपाशिका करते थे। कोटपाल कौन होते थे? दुर्ग का संरक्षक। सामंत की नियुक्ति कौन करता था? राजा करते थे। इस वंश की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई भुक्ति थी। इस वंश में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा, उज्जैन, मथुरा, काशी। महिपाल को किसने बौर कहा? अलमशुद्दीन ने। किस शासक की हत्या विद्याधर चंदेल ने की थी? राज्यपाल जिसके समय में मोहम्मद गजनबी का आक्रमण हुआ था।
किस शासक को आर्यवर्त का महाराज कहा गया? महिपाल फर्स्ट को। राजशेखर की प्रमुख रचना कर्पूर मंजरी। मिहिर भोज ने किस विद्वान को संरक्षण प्रदान किया था? राजशेखर को। गुर्जर प्रतिहार शासकों में अरबों का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? मिहिर भोज। इस प्रकार हमने गुर्जर प्रतिहार वंश को पार्ट ए और पार्ट बी में देखा और इसे पूरा कंप्लीट किया और ट्रिक के माध्यम से इसे याद करने की कोशिश की। ये इसके कुछ 2 अंकीय, 7 अंकीय तथा 10 अंकीय क्वेश्चन है। इसे आप लिखने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।